तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है, क्योंकि आज हम चर्चा करने वाले हैं अंकों के बारे में, प्राकृत संख्या के बारे में, पूर्ण संख्या के बारे में, पूर्णांक के बारे में। बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये सब होते क्या हैं। और सबसे महत्वपूर्ण होता है अभाज्य संख्या, क्योंकि अभाज्य संख्या से हर साल, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा किसी भी लेवल का हो, चाहे पीएससी लेवल का हो, चाहे नवोदय का हो, या फिर सैनिक परीक्षा अगर आप दिला रहे हैं तो सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं और अभाज्य संख्या से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने कई बार आप लोगों को पूछा है वीडियो के माध्यम से कि प्रथम अभाज्य संख्या क्या है या प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, तो बच्चे अक्सर गलती करते हैं। तो आप लोग ये गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चलिए आपको मैं पूछता हूं, यदि सबसे 1 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताएं। और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। तो देखिए हम यहां पर आते हैं, इन सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं और लास्ट में देख लीजिएगा हम अंकित मान और स्थानीय मान के बारे में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि कई लोग अंकित मान और स्थानीय मान में कंफ्यूज रहते हैं, उनको समझ नहीं आता है कि वास्तव में अंकित मान और स्थानीय मान क्या होते हैं। तो इस वीडियो में पूरा हम चर्चा करने वाले हैं। निश्चित रूप से यदि आप नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपको बहुत ही उपयोगी लगेगा, और अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो भी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अधिक से अधिक इसको आप शेयर भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं अंक के बारे में। अब ये अंक क्या है, तो निश्चित रूप से हम जानते हैं कि हम जिस अंक का प्रयोग करते हैं, जिस पद्धति का प्रयोग करते हैं, जिसको हम बोलते हैं दार्शनिक प्रणाली। अब दार्शनिक प्रणाली का मतलब यह है कि हम क्या करते हैं, 10 अंकों का प्रयोग करते हैं। तो भाई यहां पर अगर हम 1 से लिखने प्रारंभ करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और चूंकि हम जितने अंकों का प्रयोग करते हैं उस पद्धति को हम दार्शनिक प्रणाली बोलते हैं। तो यहां तो 1 से लेकर 9 तक ही अंक है और हम बात कर रहे हैं दार्शनिक प्रणाली की, अर्थात इसमें हम क्या करेंगे, शून्य का उपयोग और करेंगे। तो इन सभी अंकों का प्रयोग करके हमारे जितने भी अंक बने हैं वो इन्हीं 10 अंकों का प्रयोग हो करके क्या होता है, सारे अंक, आपको कोई भी अंक लिखना हो, कितना भी बड़ा अंक लिखना हो या कितना भी छोटा अंक क्यों ना लिखना हो, आप क्या करेंगे, इन्हीं 10 अंकों का प्रयोग करेंगे और कोई भी अंक को लिखेंगे। तो निश्चित रूप से ये जो अंक है ना, ये हमारे क्या है, 10 अंक है और इन्हीं से सारे अंक क्या होते हैं, बनते हैं। पहला तो ये हो गया कि हम अंक के बारे में बात करते हैं, तो ये 0 से लेके आप देख सकते हैं 9 तक के अंक को ही हम क्या बोलेंगे, अंक बोलते हैं, इन्हीं अंक बोला जाता है। इसके बाद जो होता है उसको हम क्या कहेंगे, संख्या कहेंगे, क्योंकि ये इन्हीं अंकों से मिलकर बना होता है। अब आ जाते हैं अंक के बाद आते हैं संख्या पर आते हैं। अभी संख्या में भी सबसे पहले कौन सा आएगा, प्राकृतिक संख्या, जिसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब नेचुरल नंबर का मतलब, अगर मैं आपको कहूं कि कहीं पर कंकड़ पत्थर पड़े हुए हैं उनको गिन कर लाओ, तो गिनती के जो अंक होते हैं, गिनने के लिए जिस अंक का प्रयोग हम करते हैं वो क्या कहलाता है, नेचुरल नंबर कहलाता है, प्राकृतिक संख्या। अब मुझे किसी पेन को गिनना है, कागज के टुकड़े को गिनना है, किसी कक्षा में कितने विद्यार्थी उनको गिनना है, तो गिनने की शुरुआत में कहां से करूंगा, गिनने की शुरुआत में करूंगा 1 से। अगर किसी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं तो गिनना हम शुरुआत कहां से करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद 2 3 4 5, और ये कहां तक जाएगा, ये जाएगा अनंत तक। क्योंकि अगर हम किसी कक्षा की बात करते हैं तो हो सकता है उसमें 500 बच्चे, 400 बच्चे हैं। किसी गांव की बात करते हैं तो उसमें और 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, 500 हो सकता है। पूरा दुनिया की बात करें तो शुरुआत हमारा कहां से होगा, 1 से स्टार्ट होगा। तो याद हमेशा रखना है कि प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर के अनंत तक के अंक है ना, अर्थात गिनती में जिस अंक का प्रयोग होता है, तो हम किसी भी चीज को गिनना प्रारंभ करेंगे। मान लीजिए यहां पर मेरे पास 3 पेन है, तो गिनना कैसे प्रारंभ करूंगा, ये 1, अर्थात प्रारंभ कहां से होगा, 1 से होगा, 1 2 3, ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे, गिनती के जो अंक होते हैं, गिनती के लिए हम जिस अंकों का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, जिसे हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। तो ये तो हो गया। अब हम आते हैं पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या की जैसे ही बात करते हैं तो गिनती के जो संख्या है 1 2 3 4, और ये कहां तक जाएगा, क्योंकि ये अंक को जिसको हम उपयोग करते हैं केवल 0 से हम क्या करते हैं, 9 तक के अंकों का प्रयोग करते हैं। लेकिन प्राकृतिक संख्या में क्या होता है, 1 से लेके अनंत तक के संख्याओं का प्रयोग होता है। ये क्या हो गया, प्राकृतिक संख्या, यहां पर देखिए। लेकिन यदि इसी प्राकृतिक संख्या में यदि हम एक चीज को और जोड़ दें, किसको जोड़ दें, शून्य को जोड़ दें। याद रखिएगा अंक केवल 9 तक सीमित है और प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाता है, और पूर्ण संख्या
शून्य से लेके अनंत तक जाएगा। अर्थात प्राकृत संख्या में यदि हम शून्य को शामिल कर दें तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा पूर्ण संख्या, है ना, जिसको हम होल नंबर बोलते हैं। तो ये भी हो गया पूर्ण संख्या। अब अगले पर आते हैं पूर्णांक। अब पूर्णांक किसे कहेंगे, तो निश्चित रूप से पूर्णांक के लिए आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, जितनी संख्याएं हैं उनके चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, यदि हम ऋण 500 से बात करते हैं, ऋण 500 से ऋण 400 या कुछ भी करें, कोई भी संख्या ले सकते हैं, ये शून्य तक जाएगा, उसके बाद ये क्या हो जाएगा 400 और ये प्लस 500। मतलब इधर लिखने की आवश्यकता नहीं, प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात सभी ऋणात्मक संख्या, सभी धनात्मक संख्या और उसमें ये शून्य शामिल है, याद रखिएगा, उसमें ये शून्य शामिल है। सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्या को मिलाकर और उसमें शून्य को ही मिलाएंगे, तब उसे क्या कहेंगे, हम पूर्णांक कहेंगे। इसमें नाम में ही छुपा हुआ है पूर्णांक, पूर्ण अंक, सभी प्रकार के अंक कहा जाए। तो जिसमें ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य शामिल है उसे हम क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। अब यहां पर आते हैं अभाज्य संख्या, क्योंकि अगर किसी कक्षा में यह पूछ दिया जाता है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, और यदि आपको पता नहीं है कि प्रथम अभाज्य संख्या क्या है, तो आप इस प्रश्न को गलत बना देंगे। क्योंकि कई बार प्रश्न पूछा जाता है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होता है, तो अगर कोई छोटे क्लास का बच्चा है और उसको यदि पता नहीं है तो वो क्या करेगा, इस प्रकार कुछ अंकों को लिखेगा और इनको वो जोड़ेगा और यहां पर लिख कर आ जाएगा कि सर प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होता है। तो आपको मैं बता दूं, प्रथम जो अभाज्य संख्या है वो क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या के बारे में मैंने पूछा था, है ना, और 2 अंकों का सबसे बड़ा अभाज्य संख्या भी मैंने पूछा था। अगर आपने कमेंट किया है तो बिल्कुल सही किया होगा, लेकिन अभी मैं बता देता हूं। आपको एक चीज बता दूं, अभाज्य संख्या का परिभाषा हम कैसे करें, ठीक है। तो याद रखिएगा, अभाज्य संख्या की परिभाषा ऐसे करें कि एक से बड़ी, याद रखिएगा जिसमें एक शामिल नहीं होगा, इसमें खुद लिखा है कि एक से बड़ी सभी संख्याएं, ध्यान दीजिएगा, एक से बड़ी सभी संख्याएं जो, ध्यान दीजिएगा जो मैं बता रहा हूं, अभाज्य संख्या का परिभाषा आप कभी भी नहीं भूलेंगे। एक से बड़ी सभी संख्याएं बोल सकते हैं, है ना, सभी संख्याएं जो स्वयं से और एक से भाग जाएगा, इसके अलावा वो किसी भी संख्या से भाग नहीं जाएगा। इतना याद रखना है कि एक से बड़ी बोल रहे हैं, मतलब एक उसमें शामिल नहीं होगा। तो एक से बड़ी सभी संख्याएं जो स्वयं से भाग जाएगा या फिर एक से जाएगा, इसलिए एक शामिल भी नहीं है। और इसमें कहा भी गया है एक से बड़ी सभी संख्याएं जो स्वयं से या फिर एक से भाग जाएगा, उसे ही हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। बाकी की संख्या क्या हो जाएगा, फिर भाज्य संख्या हो जाएगा। अब उदाहरण के लिए हम बात करते हैं, एक से बड़ी कौन सी संख्या है, जस्ट 2 है। अब 2 जो है या तो 2 से भाग जाएगा या फिर 1 से भाग जाएगा, इसके अलावा ये किसी भी संख्या से भाग नहीं जाता है। इसका मतलब प्रथम अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। इतना हमेशा याद रखना कि 2 जो है प्रथम अभाज्य संख्या है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जब भी आपको पूछे तो भी किसको बोलेंगे, 2 को बोलेंगे। तो ये हमारा प्रश्न हो गया, इसको आपको बहुत आसानी से याद रख लेना है। जिस तरीके से मैंने परिभाषा बताया है आप लोगों को कि एक से बड़ी सभी संख्याएं जो स्वयं से भाग जाएगा और एक से भाग जाएगा, उसके अलावा वो किसी भी संख्या से भाग नहीं जाएगा, उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, यहां पर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहां पर देखिए, और हम अभाज्य संख्या का, अगर आपको कोई पूछे प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग, यहां पर मैं आपको बता दूं, सबसे 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या की बात करते हैं तो कई लोग 99 को बोल देते हैं, जबकि 99 जो है ये तो 9 से ही भाग चला जाएगा, 3 से भाग चला जाएगा, आप लोग भाग देकर देख लीजिएगा 11 से ही भाग चला जाएगा। तो भाई ये अभाज्य संख्या, अगर हम इसको बोले कि अभाज्य संख्या है कि नहीं, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो भाई 11 से भाग चला जा रहा है ना। हाँ, लेकिन ये क्या है, सम और विषम की बात करते हैं तो 99 विषम संख्या है। तो बच्चे इसी कारण कंफ्यूज हो जाते हैं कि 99 जो है भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है। तो भाई 99 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, अर्थात ये क्या है, भाज्य संख्या है। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा,
आप लोग देख लीजिएगा 97, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। 97 जो है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है, अर्थात 97 या तो स्वयं से भाग जाएगा या फिर 1 से जाएगा, इसके अलावा ये किसी भी भाग नहीं जाएगा, किसी से भी भाग नहीं जाएगा। लेकिन 99 तो 11 से ही भाग जाता है, 9 से ही भाग जाता है, 3 से ही भाग जाता है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा था। और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सॉरी 1 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। ठीक है, 2 अंकों की अगर हम कहें तो किसको कहेंगे, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होता है। कई बच्चे यहाँ पर 10 को लिख कर आ जाते हैं, याद रखिएगा अभाज्य संख्या जो किसी से भाग में जाए, यहाँ पर 11 जो है 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगा, 10 जो है क्या हो जाता है, भाग चला जाता है। अगर आपको प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग निकालने के लिए कहा जाए तो आपको इन संख्याओं को लिखना है। ठीक है, तो ये 5 हो गया, 3 2 5 हो गया, 5 5 10 और कितना हो गया 7 17। तो हमेशा याद रखना है, और इसको याद नहीं रखना है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग 17 होता है। आपको प्रथम अभाज्य संख्या को याद रखना है, फिर जितनी संख्याओं का योग करने के लिए कहा जाएगा उसके हिसाब से आप योग कर सकते हैं। ये भी हो गया। अब आते हैं परिमेय संख्या पर। तो भाई ये परिमेय संख्या क्या है, जिसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, बटे के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, भिन्न संख्या बोलते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर 3/7 लिखें तो देखिए इसको हम 3/7 को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, 3/7 जो है क्या है, एक परिमेय संख्या है, भिन्न के रूप में जिसको लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसी प्रकार आप बहुत सारे संख्याओं को लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है भिन्न के रूप में जिसको आप लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाता है। और जिसको भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता है वो अपरिमेय संख्या कहलाता है ना। इसके बारे में आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, आप लोग कमेंट करेंगे तो परिमेय संख्या पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अब हम आते हैं स्थानीय मान पर। बच्चे इसमें भी बहुत कंफ्यूज रहते हैं। स्थानीय मान क्या है, मान ले जाए हम यहाँ पर 524 लिखते हैं और इसमें अगर हम पूछें कि 5 का स्थानीय मान क्या है, ठीक है, 5 का स्थानीय, ठीक है, स्थानीय मान क्या है ये अगर हमें पूछे, और 5 का ही अंकित मान क्या है ये हमें कोई पूछे, स्थानीय मान और अंकित मान, तो ध्यान दीजिए 5 का अगर कोई आपको स्थानीय मान पूछता है तो 5 जिस स्थान पर है, तो इधर से आप लोग गिन लीजिएगा। जैसे यहाँ पर 5 है और 5 के बाद इधर कितने अंक है, तो 2 अंक है, तो 2 जीरो लगा देंगे, तो ये 5 का क्या हो जाएगा, स्थानीय मान हो जाएगा। मतलब 5 जो है जिस स्थान पर होता है, तो इकाई, दहाई और सैकड़े स्थान पर है, तो ये 500 जो है क्या हो जाएगा, उसका स्थानीय मान होगा, वो किस स्थान पर है। ठीक है, लेकिन अगर हमें 5 का अंकित मान पूछे तो भाई जो अंक है वही उसका क्या कहलाता है, अंकित मान कहलाता है, अर्थात उसके अंक का जो वैल्यू है ना। जैसे अगर हमें पूछे 723 और 723 में 7 का अंकित मान क्या है, तो 7 का अंकित मान 7 ही होगा। ऐसा नहीं कि 7 का वैल्यू जो है कहीं जाकर के 8 हो जाएगा। तो 7 का अंकित मान का मतलब जो अंक के बारे में पूछा जाए कि उसका अंकित मान क्या है, तो वो अंक स्वयं ही होता है। अंकित मान में उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिस अंक के बारे में बात कर रहे होते हैं वही उसका क्या कहलाता है, अंकित मान कहलाता है। और स्थानीय मान कैसे कहते हैं, जैसे आपको कोई भी और अंक दे दे, स्थानीय मान और यहाँ पर अंकित मान, तो मान लिया जाए हमें यहाँ पर 700 या 7245 ऐसा कुछ भी दिया है, और इसमें अगर हमें केवल 2 का स्थानीय मान पूछे, तो 2 का स्थानीय मान पूछेगा तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 2 जो है सैकड़ा स्थान पर है तो 2 जीरो लगा देंगे। अगर हमें 7 का स्थानीय मान पूछता तो हम 7 लिखेंगे, और चूंकि यहाँ पर 3 जीरो लिखना पड़ेगा, या फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 7 जो है कौन से स्थान पे है, हजारवें स्थान है, तो 7000 जो है उसका क्या होगा, 7 का स्थानीय मान होगा। लेकिन यदि हमें कोई 7 का अंकित मान पूछता तो यहाँ पर 7 का अंकित मान 7 ही होगा, चाहे वो कोई भी अंक में हो, कोई भी संख्या में हो। उदाहरण के लिए ये मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, जैसे 7 5 6 4 ऐसा कुछ भी अंक लिखा हो, हमें उससे मतलब नहीं, यहाँ पर सामने में और कुछ भी अंक लिखा हो सकता है। और यहाँ पर चलो, यहाँ पर 2 बार हो गया अंक, जो हम 1 बार भी कर देते हैं, यहाँ पर कई बार भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम आ जाते हैं, मान ले जाए 7 2 और 5 है, तो अब इसमें मान ले जाए 7 का अंकित मान पूछता, तो 7 का अंकित मान जो है 7 ही होगा, 7 का अंकित मान 7 ही होगा, और इसमें भी 7 का अंकित मान 7 ही होगा। तो देखिए इतनी बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है, तो वो संख्या कितना बड़ा क्यों ना हो, किसी भी अंक का अंकित मान वो स्वयं होता है। अब यहाँ पर अगर हमें 7 का स्थानीय मान पूछता तो ये अलग हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको इतने सारे जीरो लगाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5,
5 जीरो लगाएंगे और 7 लिखेंगे, और इसमें अगर हमें स्थानीय मान पूछता तो 2 जीरो लगाएंगे 7 में, अर्थात 700 होगा। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, स्थानीय मान और अंकित मान को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। निश्चित रूप से यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है, तो इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय भारत।